नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वेरियस पॉडकास्ट किए थे हम लोग एमबीबीएस दोस्त के साथ, एक बीडीएस दोस्त के साथ। आज मेरे साथ है एक ओटी टेक्नीशियन, मेरे हॉस्टल्स में रहते हैं, स्नेहासिस के साथ। तो गुड इवनिंग स्नेहासिस, गुड इवनिंग, पॉडकास्ट में नमस्ते। आने के लिए वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू। आज के वीडियो में मेनली हम लोग पैरामेडिकल कोर्स के अंदर स्नेहासिस ओटी टेक्नीशियन के अंदर पढ़ाई चल रहा है उनका। तो ओटी टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे क्या होता है पैरामेडिकल के, कैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, पैराई कैसा रहता है, एग्जाम्स कैसा क्या रहता है, क्या क्या देने के बाद हम लोग इस कोर्स में आ सकते हैं, उसके बाद क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। इसका क्या है पैरामेडिकल कोर्स में ओटी टेक्नीशियन के, उसके ऊपर मेन फोकस करेंगे। उसके अलावा और क्या क्या चांसेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या कोर्सेस है, एक एक करके उसके साथ हम लोग जुड़ते रहेंगे। और आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वारी हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्नेहासिस, थोड़ा तुम्हारा बोल दो, कौन सा ईयर कैसा चल रहा है अभी? अभी मेरा चल रहा है थर्ड ईयर। अभी मैं किम्स में ही पढ़ाई कर रहा हूँ इधर, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भुवनेश्वर, उड़ीसा। और अभी तो थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम चलेगा, मतलब सेमेस्टर 6। उसके बाद फिर इंटर्नशिप, उसके बाद कोर्स खत्म। अच्छा, ओटी टेक्नीशियन जैसे कि हम लोग सेकेंडरी 10 के एग्जाम्स के बाद 12 में मैं साइंस रखना पड़ता है, और ये वाला कोर्स में आने के लिए साइंस, प्योर साइंस एकदम जैसे। प्योर साइंस तो रखना उसके पड़ता है। बाद क्या कैसा के एग्जाम्स पैटर्न क्या देना पड़ता है उस टाइप की, इस कोर्स में मतलब आने के लिए? एडमिशन के लिए अगर बोले तो मेनली जैसे 10th के बाद 12th में साइंस कोर्स होना चाहिए। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। मतलब जेहेतु ऐसे मेडिकल का कोर्स है तो हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट का जो बोर्ड है, तो जो पैरामेडिकल जो बोर्ड है, जो काउंसिलिंग है, वो लोग अपना अपना एग्जाम ये करते हैं। हम्म। और नहीं तो कुछ कुछ जैसे यूनिवर्सिटीज है, जैसे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है, यूनिवर्सिटीज भी है जिधर ये कोर्स चलता है। तो मैं जो इधर कोर्स कर रहा हूँ वो डीएमईटी उड़ीसा, मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट का जो स्टेट जो बोर्ड है उसके अंदर में कर रहा हूँ। और इधर आने के लिए कुछ एग्जाम नहीं देना पड़ा मेरे को, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है। कोई कोई स्टेट में क्या होता है ना, एग्जाम होता है। और कोई कोई जैसे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम कोई कोई कंडक्ट करवाता है और कोई कोई आपका मेरिट लिस्ट में भी ले लेता है। तो 10th के बाद 12 में हम लोग को साइंस के ये सब रहना चाहिए। उसके हम्म। बाद 12th का मार्क्स के बेसिस से हम लोग मेनली हाँ, उड़ीसा के अंदर है केडी यूनिवर्सिटी। हम लोग तो एग्जाम्स का नाम है डीएमईटी। डीएमईटी उड़ीसा वो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड। अच्छा, हम लोग को जैसे एमबीबीएस बीडीएस में कोर्स में ए करने के लिए, पार्सू करने के लिए जैसे नीट नाम के एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पे आने के लिए उस टाइप के कुछ एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। नहीं। पर्टिकुलर तुम्हारा एजेस में कितना मार्क्स हुआ, हाँ। उसके बेसिस से कौन सा, ऐसे तो पर्टिकुलर वेबसाइट होगा ना जहाँ पे जाके हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, इस टाइप का ऐसा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली अलग अलग स्टेट का अलग अलग बोर्ड है, हाँ हाँ। गवर्नमेंटल बोर्ड है। गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंटल बोर्ड का जो वेबसाइट है, ऐसे ही गूगल में अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, एआई भी आ चुका है, तो उसके वाइज थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट में जैसे जो जो स्टेट में बिलोंग करता है, तो उसका जो स्टेट पैरामेडिकल जो काउंसिल बोर्ड जो भी होता है, तो उसमें जाके कब फॉर्म निकलता है, मैक्सिमम में निकलता है प्लस 2 के बाद ही निकल जाता है अच्छा फॉर्म, अच्छा। एप्लीकेशन फॉर्म। तो कोई कोई वही बोर्ड का अंदर कोई एग्जाम भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम, और कहीं कहीं मेरिट लिस्ट में भी हो जाता है। एक जिसका मार्क्स के हाँ, बेसिस से। जैसे मेरा हुआ था, मेरा तो लॉकडाउन के टाइम था। उस टाइम ज्यादातर मतलब प्लस 2 का जो एग्जाम कैंसिल हो चुका था। वो तो 10th बोर्ड का एवरेज मार्क्स ऐसे मिला के कुछ दे दिया था। कोविड के टाइम में। हाँ, तो उस टाइम तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ। हाँ तो मेरा जैसे हुआ, मेरिट लिस्ट जैसे फॉर्म निकला, हाँ। फॉर्म फिलअप किया। फिर उसके बाद वो लोग ऑनलाइन में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो लोग वेरिफिकेशन किए। फिर कॉलेजेस का लिस्ट दिए जिधर जिधर बीओटीटी होता है। हाँ। जैसे मेरा कोर्स, ऐसे अलग अलग जो कोर्स है उस कोर्स का भी एप्लीकेशन फॉर्म निकला। तो ऐसे फॉर्म फिलअप किया। फिर एक दिन वो लोग हम लोग को बुलाए, फिर बुला के फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, फिर एडमिशन हो गया। अच्छा ऐसे। अच्छा। अभी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्स में तुम तो ओटी टेक्नीशियन का मेनली है, हम्म। पैरामेडिकल कोर्स में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं हम लोग जिससे रिलेट करते हैं बीडीएस, नहीं तो एमबीबीएस, नर्सिंग, बस बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, मुझे बस मेडिकल फील्ड का थोड़ा बहुत इससे ही आइडिया है। पैरामेडिकल के बारे में अभी अभी देख रहा हूँ, किड में बहुत सारा आ रहा है। फिजियोथेरेपी का बहुत स्टूडेंट इस बार ज्वाइन किया है। उसके बाद बी फार्म, डी फार्म में बहुत सारा स्टूडेंट ज्वाइन किया है तुम लोग ओटी टेक्नीशियन में। इसके अलावा पैरामेडिकल में और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कोर्सेस है, थोड़ा अगर डिस्क्राइब कर दो। एक्चुअली ये जो पैरामेडिकल जो कोर्स है,
मेनली बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि पैरामेडिकल कोर्स होता क्या है। मुझे भी पता नहीं है, यहाँ पे आने के बाद तुम लोगों के साथ बात करने के बाद पता चला इस सब के बारे में। हाँ, एक्चुअली बोलूँ तो मैं मुझको भी उतना इसके बारे में पता नहीं था। मैंने एचएस के बाद मैं प्लस टू मेरा 2019 में हुआ। फिर उसके बाद मैं नीट का मतलब कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगा। फिर मेरा जो दोस्त का ग्रुप था उसमें से कोई कोई एमबीबीएस क्लियर कर दिया, तो वो लोग ही मुझे इनकरेज किए कि तू भी कर ले, ट्राई कर नीट के लिए। तो मैंने फिर लॉकडाउन के टाइम, और होता ही है प्लस टू के बाद कि कौन सा कोर्स में जाऊँ हाँ ना हाँ जाऊँ, इतना सारा ऑप्शन। वो दोस्त उधर जनरल लाइन में चला गया, वो ऑनर्स ले लिया, वो नर्सिंग कर लिया, मैं क्या करूँगा। ऐसा एक पूरा प्रेशर होता है सिचुएशन एक पूरा, आता है। मतलब क्या करूँ ना करूँ पूरा दिमाग में घूमता रहता है उस टाइम। मतलब मेरा कहना है कि सब जो वीडियो देखोगे सबको एक ही कहना है कि फिक्स्ड रहो। फिक्स्ड रहो मतलब सब कोर्स अच्छा है। कोई भी अभी तुमको ढूंढना है कि हाँ जॉब ओरिएंटेड कोर्स क्या है। अगर तुमको सीखना है तुमको और आगे स्टडी करना है, तुम जनरल लाइन में जाओ। अलग अलग तुम्हारा इंटरेस्ट, मेन चीज तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। मेरा मेन इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम जो मैंने नीट दिया मेरा क्लियर नहीं हुआ, पर मार्क्स भी उतना अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैंने उतना भरोसा भी नहीं किया कि ड्रॉप ले लेना हाँ, मेरा मतलब वहाँ पे भी सही रहे। बहुत सारा टाइम पीरियड चला जाता है, हाँ फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हाँ, तो फिर रहता भी है। ऐसे देखते हैं कि वो तो 4 साल हो गया उसका नहीं हुआ, फिर ये तो 5 साल से कर रहा है। ऐसा होता है मतलब, पर हाँ, मेरा अपने। भी यहाँ पे एक मैं बोलना चाहता हूँ, मैं भी बहुत दिन से ये वाला चीज देखा हूँ, बहुत सारा अभी के दिन में बहुत सारा ड्रॉप देते हैं, देने के बाद वो लोग भी खुश है, ऐसा नहीं है नीट निकल जाने के बाद। इससे अच्छा मुझे इजीली जो ब्रांच मिल जा रहा है, मैं वहाँ पे एक और भी अच्छा करने का मौका हो सकता है। हाँ, मेडिकल फील्ड में तुमको आना है। हाँ, तुम्हारा अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मेरे को क्लियर करना है, तुम ऑब्वियसली करो, ऐसा नहीं कि नहीं करो कि ड्रॉप मत लो। हम्म। ड्रॉप लेना भी अच्छा है, पर तुम्हारे ऊपर खुद को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पढ़ाई खुद के ऊपर एक बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो मैंने जैसे नीट नहीं हुआ उस टाइम, फिर जाके मेडिकल फील्ड में जब फिर आने का लिए बहुत शौक हुआ मेरा, तो मेरे दोस्त लोग मेरे को इनकरेज किया। हम्म। तो उस टाइम फिर मैंने क्या किया ना, फिर मेडिकल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि जो हुआ हुआ, ये 5-6 महीने 1 साल जो भी गया गया। हम्म। अभी मेडिकल के लिए और एक बार ट्राई करूंगा, जो होगा होगा। हम्म। क्योंकि उस टाइम मेरे को मेरे दोस्त लोग बोले थे अगर तेरा नीट क्लियर भी नहीं, अभी 2021 में मैं सेकंड नीट दिया हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ ना, एक मतलब मिराकल जैसा हो गया कि एनटीए के पहले एनसीईआरटी एग्जाम कंडक्ट करवाता था, फिर एनटीए ने वो हाँ, लिया। एनटीए। तो एनटीए क्या किया ना, आपका वेटरनरी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, हाँ, आयुष का पूरा जो आयुष, आता है। पूरा सब कुछ। आयुष तो कुछ पहले से ही ऐड हो चुका था, पर हाँ ये हाँ। बाकी सारा 21 से स्टार्ट कर दिया। इवन बीएससी नर्सिंग, मतलब अच्छा, एनटीए 21 के बाद पहले ये सब नहीं था, 21 के 21 के पहले पहले बस इतना। एमबीबीएस बीडीएस ही था, नीट हाँ, देखा इस दोनों कोर्स। 21 के एमबीबीएस, बाद से आयुष में जो आता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, सिद्धि मेडिसिन, ये सब पूरा वेटरनरी सब ऐड सब करते हैं। सब ऐड कर दो उसके ऊपर। एबीएनटीए बोल दिया कि कोई अगर यूनिवर्सिटी चाहेगा कि बीएससी नर्सिंग तुम नीट के रिजल्ट के थ्रू लेना चाहते हो, तुम ले सकते हो। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ नीट देने के बाद क्या कोर्स में ज्वाइन करते हैं, मुझे बस आइडिया था कि एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में ज्वाइन करते हैं। लेकिन अभी देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट नर्सिंग में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, नीट देने के बाद मुझे आइडिया नहीं था एग्जैक्टली कौन सा साल से स्टार्ट होता है, अभी पता चल गया 2K21 से पूरा। 21 से नर्सिंग। उस टाइम क्या गया था ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली का गवर्नमेंटल बोर्ड है, हम्म। जितना मेरे को उस टाइम में ढूंढा था आईपीयू, हाँ आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो क्या किया था ना, कुछ कुछ उसका अंदर जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स जो थे, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू लिए। अच्छा। ये हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मेरा तो गवर्नमेंट में नीट में नहीं आया, फिर घर में प्राइवेट पढ़ने का भी नहीं हो सकता था, तो मैंने क्या क्या करूं, फिर ऐसे ही 3 साल चला गया। फिर मेरे को और ड्रॉप लेने के लिए वो ये नहीं आया कि ठीक है और एक बार ड्रॉप ले लूं। नंबर थोड़ा बहुत सेम आया था, पर मतलब थोड़ा बहुत अच्छा आया था। पर फिर मैंने क्या किया ना, मेरा और एक में, लोग जो पहले गलती करते हैं क्या है, आपको इंटरेस्ट है कोर्स में, आप उसके ओरिएंटेड लोगों को ना पूछ के क्या करते हो ना, मतलब अलग अलग लोगों से सलाह लेते हो, मत करो ऐसे। हम्म। और अभी के टाइम में जो वो एग्जाम क्लियर करके अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है उसको पूछो, क्योंकि आज से 5 साल पहले का जो सिचुएशन था, जो कंपटीशन था, जो भी था, उसका बैकग्राउंड पूरा अलग था, अभी अलग है। अभी क्वेश्चन अलग जगह से आता है, अभी इसका करने के बाद क्या करना चाहिए वो भी अलग, पैटर्न चेंज हो रहा है। चेंजेस तो होता ही है। हर एक दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है डायनामिक हाँ, वर्ल्ड में, हर 2-3 साल में। हर चीज तो ऑब्वियसली। हाँ। तो उसके लिए लोग ना भटक जाते हैं, और एक रीजन है कि खुद के ऊपर पहला तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, सेकंड है कि मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है, मैं सलाह ले रहा हूँ कोई इंजीनियर वालों से, कोई टीचर वालों से,
अरे वो जिस टाइम टीचर क्लियर करके आया है उसका वो जमाना था, ठीक है, हाँ उसका हाँ, अभी उसका अगर ज्यादा आइडिया नहीं हाँ है, होगा वो अगर उसका अभी उस फील्ड में आइडिया होगा, लेकिन आइडिया इस फील्ड में होगा अगर वो उस स्टूडेंट को पढ़ाता है। हाँ। अभी का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को पढ़ाता है वो अपडेटेड है, हम्म। तो उन लोगों से पूछो वो तुमको सलाह देगा हाँ हाँ कि तुम्हारा ये मार्क्स आ रहा है और थोड़ा कोशिश करो, हो सकता है कि हाँ। ड्रॉप मान लो, ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है। तो मैंने क्या किया, तो मेरा जो दोस्त है, तो एक रिलेटिव्स में एक है जो नर्स है, तो नर्स वो मैंने पूछा भैया को कि भैया मेरा ऐसा तो नीट नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। फिर वो मेरे को बोला देख तू बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर सकता है और नहीं तो तू पैरामेडिकल कर। मैंने पैरामेडिकल, फिर मैंने बोला मेरे को पता नहीं पता क्या है। भाई नहीं, बहुत सारा टेक्नीशियंस कोर्स है, ठीक है, जैसे सर वो जो भाई के एक जान पहचान के डॉक्टर है, वो डॉक्टर एक परफ्यूजन टेक्नीशियन, मतलब वो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसका एक पर्सनल परफ्यूजन टेक्नीशियन रखता है जो हर ओटी में हर जगह पे उसको ले जाता है हुआ। तो ऐसा ऐसा है कि मेडिकल फील्ड मतलब वो एक असिस्टेंट टाइप का है। हाँ तो मेरा तो बचपन से मन था मेडिकल फील्ड में आने का, वो इसी वजह से मेरा नहीं हुआ, बहुत रीज़न जो जो भी हो। तो मैंने तय किया कि ठीक है ये क्या कोर्स है पता लगाया जाए। फिर मैंने बहुत सारा कोर्स देखा कि करीब 15-20 कोर्सेज होगा, ठीक है, पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल का। अच्छा मेरे को भी पता नहीं था, अच्छा अच्छा। मतलब मैं 1 डेढ़ महीना बस देखा कि इतना सारा कुछ है। ऑप्शंस है मतलब बहुत। बच्चे लोग प्लस टू के बाद बोलते हैं क्या करूँ, वही जनरल लाइन क्लास टू में के जाऊँ, तो उसमें तो अभी नौकरी नहीं है। तो वही भाई प्लस टू के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट या तो इंजीनियरिंग जेई देगा, नहीं तो नीट देगा, नहीं होगा कट ऑफ मार्क्स से हाँ ज्यादा, बहुत उसके बाद कॉमन कॉमन डिप्रेशन एग्जाम के ड्रॉप। पीछे भागते हैं, जैसे वही। कोई सिविल सर्विस हो, स्टेट लेवल हो, हाँ हाँ। यूपीएससी हो, नहीं तो इंजीनियरिंग फील्ड में तो जेई मेन जेई एडवांस, मेडिकल फील्ड में नीट, और बाकी एनडीए डिफेंस में जाए तो एनडीए, बाकी हम्म। पूरा ब्लैंक। अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ बहुत कुछ। ऑप्शंस है, और ये लेकिन कोर्स हाँ ये बहुत एक्चुअली वो गाइड फ्यूचर, करने वाला उस टाइप का कुछ आसपास कोई हाँ मिलता नहीं है, इसकी वजह से उतना हाँ, कुछ आइडिया होता नहीं इसलिए है। मेरा कहना है कि सलाह उससे ही लो जो अभी का सिचुएशन में रिसेंट नौकरी उसको मिला है, वो मेहनत करके उसको मिला है। उस फील्ड में उसका हाँ उसका पकड़ है, वो बोल देगा नॉलेज कि है। भाई देख मैं ये कोर्स ट्राई किया हूँ, इसमें ऐसा ऐसा सीन है, तू ये मत कर ऐसा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं एक बीडीएस स्टूडेंट हूँ, डेंटल स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप चल रहा है मेरा, और स्नेहासिस थर्ड ईयर चल रहा था ओटी जी टेक्नीशियन सर। का किम्स का। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि गाइड करने वाला पापा मम्मी को उतना भी आइडिया नहीं है, आसपास जितना टीचर्स को भरा है उन लोगों को आइडिया नहीं है कौन सा कोर्स में जाओ। तो अगर आप इस कोर्स में आने चाहते हैं, बीडीएस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग एज ए कंसल्टेंट आपको अच्छे से गाइड देंगे, जूम मीटिंग में, गूगल मीट में, व्हाट्सएप में हम लोग को कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम नॉमिनल चार्जेस के साथ। व्हाट्सएप में सब कुछ है, मेरा नंबर होगा, स्नेहसिस का नंबर होगा, नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक जेन्युइन गाइडेंस ये चाहिए तो स्नेहसिस देने के लिए हाँ रेडी हाँ हो, कोई ऑब्वियसली अगर ऑब्वियसली, चाहते हैं। मेरे तो घर में मेरा आसपास का जो बच्चे लोग जो भी मेरा मतलब कोई रिलेटिव्स का बच्चा कोई अगर पूछे, रिलेटिव्स आके मेरे को अगर पूछता है कि तू तो +2 किया फिर तो एक नौकरी के लिए भी ढूंढा, फिर इस कोर्स में आया, मतलब अभी क्या करना चाहिए, मतलब मेरे बच्चे को किस लाइन में ये करूँ। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि बच्चे का मन में क्या है, वो क्या होना चाहता है। अगर वो एक फील्ड में एक जो होता है ना डोमेन होता है कि इंजीनियरिंग मतलब ऐसा ही नहीं कि मैं बीटेक करूँ, उधर बहुत सारे हैं। तो कौन सा फील्ड में रहे, मतलब खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। एंड ऑफ द डे खुशी होना चाहिए कि नौकरी करके मेरे को खुशी मिल रहा है, पैसा भी तो चाहिए ऑब्वियसली। हम्म। तो मेनली वो पूछता हूँ, फिर कि अगर हाँ नीट के लिए प्रिपरेशन लेना है, ठीक है, अभी से तुम लोग कोई इंस्टीट्यूशन में या आकाश है लेना है, पढ़ाई करो और पूरा नीट ओरिएंटेड जो जो कोचिंग सेंटर है उनमें जाओ, उन वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाता है, वो सिचुएशन समझाता है कि अभी कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन सी टॉपिक को वो फोकस करेगा। क्योंकि गड्ढा ढूंढना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि जो रास्ते में जाएगा कि क्या क्या कहाँ वो गड्ढा है, एनटीए कहाँ से वो गड्ढा निकालेगा, वो उसी को ही पता है जो इस फील्ड में अपडेटेड है। एक्सपीरियंस। हाँ वो अभी पढ़ा रहा है, पिछले से पढ़ा रहा हो, अभी रिसेंट टीचर्स हो, जो भी हो, वो वाला बंदे को तुम पकड़ो, उसको पूछो। तो मैं भी ऐसे ही सलाह देता हूँ कि तुम लोग कौन सी कोर्स है, अगर ये है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारे पास ये ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि तुम मेरा मेडिकल एमबीबीएस नहीं हुआ मेरा और क्या करूँ 4 साल। ये जो कोर्स है ना ये एमबीबीएस नहीं है, पर एज ए असिस्टेंट तुमको मतलब फिर लगेगा कि हाँ मेडिकल फील्ड में मैं हूँ, हम्म। ये एक तुमको सेटिस्फेक्शन तुमको देगा। हम्म। ये अच्छा, चीज। जो मेरा हम मेन टॉपिक क्वेश्चंस था क्या कि कोर्सेस है पैरामेडिक्स के अच्छा अंदर, हाँ, उसके बारे में। पैरामेडिकल का बहुत सारा है, जैसे मेरा बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी,
किधर किधर होता है ऑपरेशन थिएटर एनास्थेसिया टेक्नोलॉजी एक साथ, कभी कभी अलग अलग, बीओटी ऑपरेशन, बीओटीटी, बीएटी एनास्थेसिया टेक्नोलॉजी, एक बार फुल ओ बैचलर ऑफ एनास्थेसिया बैचलर ऑफ एनास्थेसिया अच्छा टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। फिर मैं बैचलर बार बार नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हाँ बीएमआरटी हाँ रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, आपका आएगा फिर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, कार्डियक कैथ लैब टेक्नोलॉजी है। मतलब जितना भी डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में एक टाइप का कुछ पार्टिकुलर हाँ टेक्निकल भाई, मतलब टेक्निकल लोग चाहिए ही हाँ चाहिए। कि अभी के मेडिकल फील्ड में जो जो इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है बहुत ही मैनेज करना उसको ऑपरेट करने के लिए एक पार्टिकुलर कुछ हाँ हाँ चाहिए। हाँ, काम के अगर ओरिएंटेड में बोलूँ तो एक टेक्निकल, ये जो टेक्नोलॉजी कोर्स है इसमें अभी, हाँ मेन कोर्स के बाद में जैसे मतलब बैचलर डिग्री भी है, ऐसे डिप्लोमा भी है, सर्टिफाइड भी है। अच्छा बैचलर जो होगा कि कोई अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन जो नॉर्मल जनरल लाइन में करे किसी भी जगह पे करे, जो बैचलर मतलब वो ग्रेजुएटेड हो जाएगा, कोई भी स्ट्रीम पकड़ ले, वो बी एम आर टी, बी एम एल टी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, फिर ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज, ऐसे बहुत है, बी ए एस एल पी है, मतलब फिर आएगा इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी, बी फार्मा, डी फार्मा, फिर डिप्लोमा में भी आएगा, डिप्लोमा जैसे 2 साल का, कई तीन तीन साल का है, मेरा कोर्स जैसा है ओटी 3 साल 6 महीने का, कई कई जगह पे होता है कि 4 साल का होता है, तो ऐसे। अच्छा एक बार बस जान लिया हम लोग पैरामेडिकल का क्या क्या है। तो तुम्हारा कोर्स ओटी टेक्नीशियन के यहाँ पे कैसा क्या सेमेस्टर वाइज कैसा क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है, कैसे एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तो मेरे एक्चुअली मेरे जो कॉलेज है, मेरे इंस्टीट्यूशन में कोलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, किड यूनिवर्सिटी का अंदर आता है ये, तो इसके अंदर 3 साल 6 महीने का कोर्स है, तो 3 साल 3 साल में एकेडमिक 6 हाँ मंथ्स इंटर्नशिप इंटर्नशिप, अच्छा हाँ अच्छा इंटर्नशिप पीरियड में कुछ तुम लोग का सीनियर्स जो है अभी स्टाइपेंड उस्टाइपेंड कुछ मिलता है। हाँ स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है और 3 इयर्स के एकेडमिक कोर्स के बारे हाँ में कैसे तो कैसे। सेमिस्टर वाइज है, मतलब 2 सेमिस्टर एक साल में, फर्स्ट सेमिस्टर, ऐसे टोटल 6 सेमिस्टर। इधर क्या होता है ना, थर्ड और सिक्स जो सेमिस्टर होता है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, अच्छा मेन एग्जाम, मेन बाकी एग्जाम फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ ये होता है इंटरनल असेसमेंट टाइप का, ये सेमिस्टर एग्जाम ही है, हाँ इसका भी मार्क्स चाहिए। मेन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम जो बोलता है, जैसे मेडिकल में एमबीबीएस में प्रॉफ है, वैसे ही जैसे अब लोग का सर जैसे प्रॉफ है, हाँ हम लोगों का वही यूनिवर्सिटी एग्जाम 2 है, थर्ड सेमिस्टर और सिक्स सेमिस्टर। थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर के बीच में एक बार देना पड़ेगा और 6 मतलब थर्ड ईयर के खत्म होने के उस टाइम हाँ में। ये मतलब जैसे अलग अलग, ये जैसे क्या प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज जैसे एमबीबीएस बोलिए, बीडीएस बोलिए या नर्सिंग बोलिए, एक इसका एक सेंट्रल एक बोर्ड है, हमारा ऐसे मतलब हाँ टेक्नोलॉजी एमबीबीएस का के लिए कोई, जैसे एमसीआई मेडिकल हाँ काउंसिल है, हाँ हाँ ठीक है इंडिया, और हम लोग के लिए डीसीआई है अभी, तो हम हाँ, लोग आप लोगों के लिए उस टाइप का कुछ कुछ है ऐसा कोर्स, ऐसा कुछ बोर्ड नहीं पर्टिकुलर है, सेंट्रल काउंसिलिंग बोर्ड, बोर्ड। तो इसलिए मतलब कोई जो एक ओरिएंटेड कोर्स है ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेट का, मैं बहुत सारा स्टेट का सिलेबस ऑनलाइन से डाउनलोड किया हूँ गूगल से, देखा भी हूँ, सिलेबस भी सेम नहीं है, किधर कोर्स ड्यूरेशन अलग है, किधर एक भी देखा हूँ कि एक साल में एक एग्जाम होता है, अच्छा दो कोई एग्जाम, एक इंटरनल एक फाइनल, जैसे हमारा 2 एग्जाम होता है, हमारा जैसे थर्ड सेमिस्टर और जो सिक्स सेमिस्टर होता है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमिस्टर मिला के एग्जाम होता है इधर, तो ये वेरी करता है स्टेट वाइज, ये चीज, तो ये है मतलब हमारा सिलेबस पैटर्न। अच्छा कौन सा सेमेस्टर या कौन से ईयर में कैसे क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए होते हैं आप लोगों के कोर्स में, उसके बारे में। हाँ जितना भी कोर्स मैंने देखा हूँ, जितना भी अलग अलग स्टेट का भी कॉमन चीज एक ही है कि बेसिक मेडिकल का जो सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, हाँ फिर रेडिएशन आप मेडिकल, लोगों को भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हाँ हम पर लोग। हमारा उतना डिटेल्स नहीं है, थोड़ा ग्रॉस है, मतलब आउटलाइन आउटलाइन टाइप का, कि पता होना चाहिए कि ऑपरेशन होगा, जैसे मेरा कोर्स कोर्स में कोई ऑपरेशन होगा, कौन सा साइड मार्किंग होगा, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लग सकता है, उसमें क्या क्या मतलब इंजरी हो सकता है, जो भी है उसका कॉम्प्लिकेशन, तो इसके बारे में ऑब्वियसली एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी। सेम सेम हम लोग अभी सेम से हाँ फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी में फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री डेंटल मटेरियल्स डेंटल के सब्जेक्ट आता है। सेकंड ईयर में एमबीबीएस लोगों का भी फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर ऑलमोस्ट सब सेम ही है। सेकंड ईयर में हम लोग आते हैं माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, उसके साथ डेंटल मटेरियल्स, उसके बाद वेरियस डेंटल के आ जाते हैं। थर्ड ईयर में जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में फिर थर्ड सेमेस्टर में आएगा हमारा हमारा जैसे था, थर्ड सेमेस्टर में था मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर,
मैंने ओटीटी मेनली डायरेक्टर थर्ड चेंज किया। सेमेस्टर में एकदम पार्टिकुलर उस कोर्स के अंदर हाँ, तुम्हें। पर हम जा रहे हैं कि ओटी एनास्थेसिया स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। फिर फोर्थ सेमेस्टर में हमारा है बेसिक बेसिक प्रोसीड्यूर्स ऑफ एनास्थेसिया एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स। फिफ्थ सेमेस्टर में ऐड होगा आईसीयू एंड सीएसएचडी, मतलब सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जिधर से पूरा हॉस्पिटल का जो इंस्ट्रूमेंट्स हो, ड्रेसेस हो, जो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है, जो ड्रेसेस होता है, जो जिधर होता है। और एक आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर सिक्स सेमेस्टर में स्पेशलाइज्ड एनास्थेसिया, स्पेशलाइज्ड सर्जरीज। अच्छा। ये सिलेबस। आ, और कैसा प्रेशर कैसा रहता है आप लोगों का कोर्स के दौरान? स्टडी का प्रेशर कितना रहता है? इंटर्नशिप में काम का प्रेशर या सीनियर से थोड़ा बहुत बात तो होगा इंटर्न्स लोगों हाँ का, हाँ, कैसे क्या होता है प्रेशर के बारे में? प्रेशर। एग्जाम्स के टाइम में प्रेशर होता है उतना स्ट्रिक्ट हाँ होता है सर? हाँ, एग्जाम के टाइम में प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में एक ये मतलब प्रेशर इसलिए थोड़ा फील होता है क्योंकि 11-12 में एक अलग कोर्स, हाँ, फिर रिलेटेड है, ऑब्वियसली रिलेटेड। रिलेटेड है, पर थोड़ा अलग टाइप से। और थोड़ा डिटेल में एक चीज को समझो, हम्म। फिजियोलॉजी, कोई ऑर्गन मान लो, कोई सिस्टम मान लो, एनाटॉमी में कोई पर्टिकुलर पोर्शन मान लो, उसका कोई कोई नर्वस इनर्वेशन क्या क्या है, मसल्स क्या क्या है, आर्टरीज क्या है, वेन क्या है, तो थोड़ा डिटेल्स में रहता है। इसलिए प्रेशर थोड़ा फील होता है कि नया नया टर्म आता है, नया नया क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, इतना बड़ा सिलेबस है मेडिकल का, तो इसलिए प्रेशर तो ज़्यादा रहता है। फिर सबसे ज़्यादा प्रेशर फील होता है ड्यूटी के साथ साथ। जैसे हमारा थर्ड सेमेस्टर से ड्यूटी स्टार्ट हो गया सुबह, जो हमारा क्या हुआ। हाँ, ड्यूटी के बारे में थोड़ा बोल दीजिए, कैसे आप लोग का ड्यूटी का ऐसे पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा। जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पूरा कॉलेज ओरिएंटेड था, जैसे कॉलेज बस हाँ, एकेडमिक ही होगा एकेडमिक कुछ? कॉलेज में जा रहे हैं, हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ेगा। फिर रूम आके पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे। फिर थर्ड सेमेस्टर से जब ड्यूटी स्टार्ट हो गया, उस टाइम क्या हुआ ना, उस टाइम बाकी जो सिलेबस खत्म हो गया। तो बाकी जो सिलेबस खत्म होने के बाद जो एक टाइम टाइम मिल गया, जैसे सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक, वो हमको ड्यूटी में ऐड कर दिया कि ये तुम जाओ ओटी में, जाओ देखो क्या होता है उधर, तुम जो तुम्हारा फ्यूचर तुम जो करने जा रहे हो वो क्या है। थर्ड सेमेस्टर से हम लोग का स्टार्ट हो गया ड्यूटी। तो ड्यूटी के बाद फिर जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना, मतलब एग्जाम के टाइम प्रेशर होता था, क्योंकि ड्यूटी करो, फिर आके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर का पढ़ाई पढ़ाई करो, भी नहीं करना। तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है उस टाइम। अच्छा, हम लोग तो जान लिया कैसे क्या रहता है, अभी जानेंगे क्या क्या काम करना पड़ता है। एकेडमिक टाइम में तो बस पढ़ाई करो, एग्जाम्स पढ़ाई तो इस सब करो। के बारे में। इंटर्नशिप में क्या क्या डिपार्टमेंट में जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट में आके क्या क्या काम टाम करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा। ओटी टेक्नोलॉजी नाम से ही आता है कि ऑपरेशन थिएटर और एनास्थेसिया, ओटी में जो मेन चीज जोन है। में। हाँ, तो मेनली एज ए हमारा अगर काम बोले तो बहुत सारा है। मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छा चीज़ यही है कि इधर सीखने का कोई लिमिट नहीं है, और काम करने का भी कोई लिमिट नहीं है। जितना तुम खुद को एफर्ट डाल के जितना सीखना चाहते हो, जितना डिपार्टमेंट में तुम जा सकते हो, एप्रोन है, पेशेंट के लिए तुम जा रहे हो उसको केयर करने के लिए, तुम्हारे अंदर वही बोला ना पहले, पहला चीज़ यही है कि तुमको सीख मतलब इंटरेस्ट क्या है। मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा तो तुमको हर जगह का काम सीखने में तुमको मजा आएगा। कि जैसे हमारा ओटी का मेन है ऑपरेशन थिएटर का, जैसे दो साइड है, एक है सर्जिकल साइड, एक है एनेस्थेसिया साइड। एनेस्थेसिया का साइड का बात करूँ तो एज ए एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजिस्ट हम लोगों को एनेस्थेसिस्ट को असिस्ट करना पड़ता है, जैसे मशीन पूरा चेक करना, कौन कौन जैसे जो एनेस्थेसिया मशीन है उसमें पूरा उसका पूरा डायग्नोस्टिक पूरा करना, मॉनिटर हाँ, करना, फास्ट ट्रबल से शूट क्लास। करना, उसका सक्शन सही है कि नहीं, कोई सिलेंडर सही है कि नहीं, उसका मशीन चेक है कि नहीं, उसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सही है कि नहीं, फिर ड्रग्स प्रिपेयर करो। एनेस्थेसिस्ट बोल देते हैं कि क्या क्या ड्रग प्रिपेयर करना है ना है। फिर एनेस्थेसिस्ट के साथ जाओ, पिछले दिन एनेस्थेसिया चेकलिस्ट मतलब प्रीवियस प्री एनेस्थेसिया चेकलिस्ट जो होता है उसमें जाके पेशेंट को पूछो, उसका वाइटल्स मॉनिटर करो, लिखो। आपका काम होगा वो प्री ऑप, मतलब ओटी से घुसने से पहले जिधर पेशेंट रखता है, फिर ओटी के बाद जिधर रखता है पोस्ट ऑप, वो दो पूरा तीनों चीज को, मतलब प्री ऑप, ओटी इंट्रा एंड पोस्ट ऑप, पोस्ट ऑप। हाँ, तीनों जगह को आपको पूरा सब काम जानना चाहिए। डॉक्यूमेंट से लेके। एनास्थेसिस्ट को कितना उतना टाइम नहीं मिलता है कि एक अच्छा बार अच्छा अच्छा स्टार्ट अच्छा। हो गया ओटी तो वो जाके फिर और एक नया पेशेंट जो आएगा उसका सब चेक है कि नहीं, वो कुछ खाया मतलब खाया कि नहीं खाया है, जैसे जो जो जिसका रिक्रूटमेंट हाँ हाँ, होता है, वाइटल्स टाइटल्स सब चेक हाँ टेक सब करके। देखो। तो उसका उन लोग का उतना टाइम नहीं रहता है, जिधर ज्यादा पेशेंट लोड ज्यादा होता है हाँ जिधर। हाँ। तो हम लोगों को पूरा एकदम अच्छे से चेक करना होता है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा गलती एक पेशेंट का मतलब सब ओटी के कुछ, टाइम में कोई दिक्कत। रिकवरी का चांसेस
मतलब से खत्म। हम्म। थोड़ा सा गलती, किसी का कोई हाइपरथायरॉयडिज्म है, कुछ भी ड्रग्स ले रहा है कि केस कोई हिस्ट्री खा ली। अच्छे से एकदम लेके उसके हाँ, साथ। एनास्टेसिस्ट को पूरा हम लोगों को समझना है। पहले चीज मशीन चेक करो, ओटी रेडी, हम्म। बेड रेडी वगैरह वगैरह पूरा रेडी, इंस्ट्रूमेंट सब रेडी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो जो चीजें हैं लाइट वगैरह सब रेडी, क्योंकि ओटी चलते टाइम बाई कुछ चांस खत्म दिक्कत। हो गया फिर सर्जन और एनास्टेसिस्ट किसी को नहीं पूछेगा कि सिलेंडर गैस क्यों खत्म हो गया, तुम क्या कर रहे थे। हम्म। हमारा जिम्मेदारी वही है पूरा, मतलब बीट टू बीट हर चीज को मॉनिटर करना कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं है बोल दो जाके कि इसको चेंज करो, ये खराब हो चुका है, कि या फिर इसको रिपेयर मतलब चाहिए। ओटी में ऑपरेशन होने के पहले उसका पूरा एकदम रेडी करके रखना पूरा होगा। पूरा ओटी रेडी होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो जो एक ओटी चल मतलब होते टाइम जो जो कॉम्प्लिकेशंस रहेगा पेशेंट का हो सकता है, हम्म। क्योंकि ओटी में तो उसके मतलब लिए भी कुछ भी कॉम्प्लिकेशन कुछ भी होता है, जैसे कॉम्प्लिकेशन। टिपिकल टीयर हुए, हम्म। जिसका इंट्यूबेशन जो जिसका वेंटिलेशन में जाएगा कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी का मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है, तो उसके लिए अलग से ट्रॉली रेडी रखना, इमरजेंसी ड्रग्स अलग रखना, इमरजेंसी ट्रॉली अलग रखना, बहुत सारे, ये पूरा मेंटेन्ड कि हाँ पेशेंट अभी घुस सकता है, पूरा ओटी रेडी, ऐसा काम है। फिर सर्जिकल साइड का काम है क्या ना, सर्जन को असिस्ट करो। जो जो अभी क्या होता है ना, स्क्रब नर्स जो है उधर दो नर्स रहता है ना, फार्मासिस्ट भी रहता है, ओटी में रहता है एनास्थेसिस्ट, हाँ। सर्जन, फार्मासिस्ट और नर्स। तो नर्स में स्क्रब नर्स होता है और फ्लोर नर्स। स्क्रब नर्स अब वो इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर करता है, जिधर मैन पावर कम है उधर हम लोगों को ही सर्जिकल साइड में असिस्ट करना होता है, क्योंकि इधर जैसे क्या है ना, पीजीस है, हाँ। फिर इंटर्न है, फिर नर्सिंग है, नर्सिंग का इंटर्न्स है, फिर नर्सिंग स्टाफ्स है, तो इधर इतना मैन पावर है, तो हम लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है जितना देखने का थोड़ा। एक्सपोजर मिलता है, लेकिन हाँ, क्लिनिकल काम करने का क्लिनिकल उसके। प्रैक्टिकल उतना नहीं मिलता, पर लेकिन यहाँ पे केसेस देखने का बहुत एक्सपोजर बहुत है। वैरायटीज का केस। और मेन चीज है तुम्हारा इंटरेस्ट, पहले चीज, लास्ट चीज और पूरा लाइफ टाइम का चीज, मेन चीज है ये इंटरेस्ट। मुझे एक चीज लगा, किम्स में हम लोग जब आए थे उस टाइम में जितना यहाँ पे पेशेंट फ्लो नहीं है, अभी उस हिसाब से सुपर स्पेशलिटी हुआ है, नया नया कैंसर बहुत हॉस्पिटल हुआ है, किम्स में पेशेंट फ्लो बहुत इंक्रीज हुआ है। हर बहुत ही। टाइप का, मतलब ऐसा कोई, मैं तो कभी भी देखता हूँ वो जो एक्सरे का जो फिल्म जो कवर आता है उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स है हॉस्पिटल्स हाँ का, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। बचपन में जब वो दिखता भी था मैंने एक नॉर्मल, चीज नोटिस किया, कितने सारे वो सब चीज। देख के भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ कोर्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हाँ, एक्सरे और का हर ऊपर। जगह पे एक टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन भाई जो भी बोलो चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए। क्योंकि मेन जो संभालना चीजों को, कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, इक्विपमेंट चलते चलते पावर सप्लाई कुछ भी पावर हो उसका, जैसे ड्रग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, इतना तो एक एनेस्थेसिस्ट का टाइम नहीं रहेगा ना, तो पूरा मेन चीज सब, जैसे मैनेज करना, संभालना घर का सब कुछ सही है कि नहीं है, हाँ हाँ। वही पूरा हमारा काम है। अच्छा, कभी ऐसे पोस्टिंग के दौरान देखो कुछ ऐसा केसेस बहुत ही नॉर्मल चलते चलते बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में चले गए थे, इस टाइप का कुछ थोड़ा शेयर हाँ, करेंगे एक बार। ऐसा एक बार हुआ कि एक पेशेंट का एम्पुटेशन होने वाला था, मतलब एक यंग एज का एक लड़का था, 27 ईयर। तो वो क्या किया ना, मतलब लैपटॉप चलाते चलाते अपना ट्रेन आ गया तो उठने गया, तो वो कुछ भी इंसिडेंट हुआ हमको तो पता नहीं, लैपटॉप चलाते चलाते। मतलब वो लैपटॉप चला रहा था, फिर ट्रेन आ गया, वो चढ़ने का कोशिश किया, मतलब अच्छा। रनिंग ट्रेन में, अच्छा। तो धक्का कोई दे दिया हो या फिर भीड़ ज्यादा हो नहीं पता, पर जो पेशेंट आया था वो क्या हुआ था ना, वो जो ट्रेन रुका नहीं था स्टेशन में, वो घुस गया था वो स्टेशन और ट्रेन के गैप में। अच्छा। तो होते 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 क्या हुआ ना, वो रोल हो गया पूरा, मतलब उसका एक पैर में जस्ट एक एक मसल से पूरा पूरा मतलब जैसे घुटने के थोड़ा नीचे से बाकी पूरा पैर नहीं है, बस एक अच्छा। फाइबर लाइक एक मसल से वो कनेक्टेड है, काम। पूरा लट मतलब ऐसे लटक रहा है, फिर लटक रहा है, फिर और एक जो पैर है उसमें तीन, फीमर में जो हमारा थाई का बोन है उसमें तीन फ्रैक्चर, और पूरा इंजरी तो बॉडी में पूरा है। तो एक पेशेंट ऐसा आया था, तो मेरा लाइफ का वही पहला एक एम्पुटेशन केस में खुद किया था, मतलब खुद किया था, मतलब स्क्रब करना, जैसे मैं बोला कि हम लोगों को पूरा जैसे पेशेंट को ओटी से आने से पहले पूरा एनेस्थेसिया चेकलिस्ट सही है कि नहीं वो देखना है, फिर उसका अकॉर्डिंग क्या क्या उसका ड्रग्स लगेगा एनेस्थेसिस्ट को पूछ के वो रेडी करना है, ओटी रेडी करना है, ऐसा किया। फिर वो केस में वो मैन पावर थोड़ा कम था उस दिन, तो मैंने क्या किया, मैं और एक चीज ना मैं बोला इंटरेस्ट के लिए सीखने के लिए तुम लोगों को रहना, तुम रह जाओगे तो कोई भी सर्जन हो एनास्थेसिस्ट हो तुमको बुला लेगा कि ये तो इंटरेस्टेड है, ये रहता है, ये सपोर्ट करता है, मतलब असिस्ट करता है, चलो इसको एक बार बुला लेता है। तो मेरे को सर्जन ने बुलाया था,
स्क्रब होके रेडी होके मैं गया, पेशेंट देख के मतलब इतना खराब लगा कि तब से वो एक बहुत क्रिटिकल केस था, उसमें पूरा क्या किया ना, घुटने के ऊपर तक उसका एम्पुटेशन किया। 2 साइड ऑपरेशन चल रहा है, एक साइड जो प्लास्टिक सर्जन वाले आए हैं, फिर ऑर्थो सर्जन वाले एक ओटी में पूरा दोनों साइड में सब। सर्जरी के आए हैं, जनरल सर्जरी का मतलब 3-4 टीम डिवाइड हो गया पूरा सर्जन्स का, और उसका इमरजेंसी था कि अभी करना है, नहीं तो इतना ब्लड फ्लो, ब्लीडिंग हो रहा है, वो मर जाएगा। तो इस हाइपोवोलेमिक साइड शॉक। पूरा हाँ हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाए, जो भी उसका सेप्सिस वेप्सिस हो गया कुछ भी। तो जितना जल्दी हो सके ब्लीडिंग तो रुक गया, पर वो पूरा सेंसलेस पूरा। उसका फिर जब रेडी होके फिर एक साइड क्या हुआ ना, ऑर्थो का सर्जन वो पूरा ये फीमोरल जो है उसमें 3 फ्रैक्चर, उसमें क्या था नेलिंग करता है, नेलिंग कर रहा था इस साइड पूरा पैर को काट के थोड़ा ऊपर से, क्योंकि नीचे में थोड़ा बैक्टीरियल मतलब कुछ भी जो भी इन्फेक्ट हो गया था, जो इससे फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है और ज़्यादा गैंग्रीन वगैरह सड़ सकता है नॉर्मल बोलो तो थोड़ा ऊपर से कट देता है। तो वो चल रहा था एक साइड, तो इसमें जनरल सर्जन भी खड़े हैं, इधर प्लास्टिक सर्जन खड़े हैं, सब असिस्ट कर रहे हैं पूरा, जैसे कुछ हो रहा है। मतलब मेरे को उस टाइम फील हुआ कि कितना सीरियस एक चीज़ है, मतलब वोटिंग में कितना। तो वो पेशेंट का क्या हुआ था, ऐसे पहले तो पैर कट कर दिया एक पैर, तो उसमें एक अलग से रख दिया पैर को साइड में। मैं पूरा पेशेंट को देख रहा हूँ कि उसका बीपी फॉलो हो रहा है, उसका टैकीकार्डिया है, फिर होते 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 उसका एक बार क्या हुआ ना, इतना बीपी फॉल हो गया, फिर एरिथमिया स्टार्ट हो गया, एरिथमिया के बाद अरेस्ट हो गया पेशेंट ऑन द टीटीवी। पूरा जो एनेस्थेसिस्ट लोग थे, सीपीआर मतलब जो सर मैडम थे, उन्होंने पूरा सीपीआर बोले, सीपीआर स्टार्ट करो, इधर सर्जरी चल रहा है, इधर सीपीआर हो रहा है। मतलब इतना क्रिटिकल केस मैंने लाइफ में, मतलब वही मेरा लाइफ का फर्स्ट था, और अभी तक उतना मैं क्रिटिकल तो नहीं उसके बाद देखा। क्या रिकवरी हुआ अभी? हाँ, तो भगवान की कृपा से, जो भी ऊपर वाले की कृपा से, उसका सीपीआर देने के बाद उसका फिर आ गया, फिर पूरा सेंट्रल लाइन डाले इधर, लाइन डाल के उधर ड्रग्स चल, एक ये जो भी है उसका, फिर फ्लूइड चल रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड चल रहा है, फ्लूइड चल रहा है, मतलब हर जगह इधर 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 इधर, आईवी हर फ्लूइड जगह मेडिसिन पूरा क्योंकि मतलब। उसको सेव करना फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ उसके हाँ, लिए जो भी मेडिसिन देना पड़े। इधर एनास्थेसिस्ट पूरा बिजी है उसको ये करने के लिए, उधर सर्जन बिजी है कि जितना जल्दी उसको सुचर कर सके, उसको ब्लीडिंग ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। तो ये ऐसा केस था। बहुत ही इसलिए मैं अच्छा। सबको बोलूंगा कि जब भी कभी 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट लेट हो जाए, कुछ हो सकता है उसके लिए नुकसान हो सकता है, पर लाइफ से लाइफ का नुकसान और कुछ करियर रिलेटेड या फिर कुछ भी और नुकसान अलग चीज़ है, क्योंकि जब जिंदा रहोगे तो और कुछ कर ही सकते हो। बहुत कुछ कर लिया बहुत सैड चीज़ है एकदम। 27 ईयर का एक मतलब ये होंगे। एक भाई, शादीशुदा नहीं है अभी, पूरा अब देख के पूरा लग रहा था कि हाँ हाई प्रोफाइल में जॉब वॉब करता है, अच्छा जगह कोई, एक पैर उसका थोड़ा चला सा गया, गलती की वजह से ट्रेन किया। थोड़ा सा बस, लाइफ के लिए अच्छा, क्लीन चला ठीक गया। है, कोई बात नहीं। और देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि अभी हम लोगों की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही चल रहा है। अब बोला अंडर ग्रेजुएट के अलावा भी हम लोग को डिप्लोमा टाइप का रहते हैं, सर्टिफाइड रहते हैं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट के बाद क्या पोस्ट ग्रेजुएट का कुछ इस टाइप का कोर्स हाँ रहता हाँ है? हाँ, कितना साल का कैसे का होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बाद एमएससी रहता है, मतलब जैसे नॉर्मल जनरल लाइन में बीएससी है, बीएससी ऑनर्स, फिर एमएससी, फिर हाँ पीएचडी, हाँ। इस लाइन में भी सेम है। कोई कोई इंस्टीट्यूशन बीएससी करवाता है, किधर किधर एमएससी होता है, वो क्या होता है ना, मतलब ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने रिसेंट देखा था एम्स ऋषिकेश, उधर एमएससी है ना, मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का ये है कोर्स है एम्स अच्छा। के। ठीक, उसमें अभी कैसे एडमिशन होता है उतना मैंने मतलब मैं ढूंढा, पर मेरे को मतलब नहीं मिला, मैं ढूंढूंगा। और उसमें था 45% ग्रेजुएशन होना चाहिए, और शायद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीएससी, अच्छा। फिर एमएससी। तो ऐसे एमएससी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, आपका पीएचडी भी हो सकता है। फिर एमएससी में एनेस्थेसिया के अलग होता है, ऑपरेशन थिएटर के अलग होता है। ऐसे और एमएलटी जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। ओटी रिसेंट है, पहले होता था सर्टिफाइड डिप्लोमा करके होता था, अभी बीएससी जो ओटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये रिसेंट आया है। तो अच्छा। इसलिए इसका उतना एमएससी का फील्ड ढूंढना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूशन में, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है, पर गवर्नमेंट में उतना नहीं है। और इसका एक अच्छा चीज़ ये है कि अब्रॉड
अब जानेंगे एब्रॉड में इसका कैसा क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या एग्जाम्स देना पड़ते हैं हम लोग को, क्या क्या करना पड़ता है एब्रॉड में, कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करोगे। हाँ, इस कोर्स का अगर फ्यूचर अब्रॉड में बोलूँ तो अब्रॉड में जाने के लिए 2 एग्ज़ाम होता है। एक है आपका ओईटी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और एक होता है आईलेट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, अच्छा। ऐसा एक एग्ज़ाम होता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, बाहर के जाने के लिए जो इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको बस एक स्कोर होता है, उसका स्कोर का एक मार्क्स चाहिए। मेरे को अभी उतना मैं भूल गया हूँ, 6 या 7 ऐसा स्कोर चाहिए तो तुम एलिजिबल बाहर में जाने के लिए। उधर बाहर में अब्रॉड में पैरामेडिकल का बहुत स्कोप है, क्योंकि उधर क्या है ना, ज़्यादा मैक्सिमम जो काम जो इधर एनास्थेसिस्ट जो करते हैं, जो प्रोसीड्यूर्स वगैरह, उधर टेक्नीशियन जो पैरामेडिक्स ही करते हैं। अच्छा, बहुत सारे चीज़ तो क्योंकि वहाँ पे अब्रॉड्स में उस टाइप का मैन पावर उतना ज़्यादा नहीं है, हाँ। तो वहाँ पे पैरामेडिक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। एकदम एक जैसे मैं कुछ दिन पहले ही जैसे मैं देख रहा था कि उधर का पैरामेडिक का एक स्टाफ का जैसे यूट्यूब में वीडियो, वो पूरा मतलब ड्रग्स प्रिपरेशन तो हम लोग भी करते हैं, पर इंटूबेशन इमरजेंसी में हम लोग को देते हैं, आईसीयू में देते हैं, क्योंकि उधर मैन पावर उस टाइम नहीं होता है। तो पर ओटी में नहीं देते हैं, ओटी में क्योंकि मैन पावर ज़्यादा रहता है। इंटूबेशन को लेकर फिर सेंट्रल लाइन डालना, रेडियल लाइन डालना, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपर्ट हैंड का मतलब चाहिए, वो भी पैरामेडिकल लोग करते हैं। और उधर 40 आवर्स का मैं जो देखा था, 40 आवर्स का ड्यूटी रहता है, और बाहर सैलरी बहुत ज़्यादा है। माने इंडिया में मैंने जो चीज़ एक्चुअली फील किया हूँ, यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, सीखने को चांस तो मिलता है, हाँ, और सैलरी कम रहता है, लेकिन अब्रॉड में तुमको रिस्पेक्ट भी है, सैलरी भी है, उस हिसाब से वर्क प्रेशर भी उतना उस टाइप का कम रहता है। मतलब मेरा कहना है कि अगर तुम बीएससी इधर से कर लो, बीएससी करने के बाद एक काम कर सकते हो कि एमएससी बाहर का कोई यूनिवर्सिटी मतलब अब्रॉड से कर लो, तो एग्ज़ाम क्लियर कर लो, जो मैं एग्ज़ाम बोला ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट और आईलेट्स, ये क्लियर करके बाहर चले जाओ, एमएससी उधर करना है। उधर करने के बाद मतलब वो जो मैं देखा था वीडियो, उसमें वो उधर पढ़ाई भी कर रहा है, उसके और उधर एक चांस भी है एमएससी के साथ नौकरी कर सकते हो। अच्छा, और उसके पैसा भी मिलता है। अच्छा, और उधर पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इंडिया के मामले में बोलते थे बाहर बहुत ज़्यादा है। मैं ये वाला चीज़ मैं देखा हूँ वैसे कि आजकल ज़माने में फॉरेन नर्सिंग का भी बहुत चल रहा है कि यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ ओईटी शायद उस टाइप के कुछ देना पड़ते हैं एग्जाम्स, तो वहाँ पे भी हाँ वही, यहाँ पे बहुत प्रेशर रहता है, प्रेशर के साथ अभी तो बहुत ये सब रहता है, वर्क प्रेशर, वर्कलोड जो हो रहा है मेडिकल फील्ड में, उसके साथ सैलरी उस टाइप का नहीं मिलता है। लेकिन फॉरेन में मैन पावर चाहिए उन लोगों को, और उस टाइप के है नहीं वहाँ पे मेडिकल उधर, मतलब करने को भी मिलेगा, मतलब खुद को एक अच्छा लगेगा कि हाँ एज ए मतलब टेक्नीशियन होके भी तुम एज ए असिस्टेंट डॉक्टर जैसे तुम काम कर रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी है वहाँ। और एक हमारा कोर्स का बारे में बात करने भूल गया, अपॉर्चुनिटी और एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि जगह मतलब जिधर मौका मिले उधर ही तुम सीख लो, उधर ही काम करो, उधर ही सीखते जाओ, क्योंकि तुम हर जगह पे तुम्हारा नॉलेज रहेगा, तुम्हारा मतलब जॉब ओरिएंटेशन का फील्ड भी बहुत मिल जाएगा, क्योंकि तुमको सब आता है। आईसीयू का काम आता है, लगभग टेक्निकल जो प्रोसीड्यूर है लगभग सेम ही है, लगभग सेम है, बस 80-90% सेम। तो उसमें तुम फोकस करो, काम करो, मेहनत करो। और एक अपॉर्चुनिटी अच्छा है, जैसे इधर का अगर नॉर्मल सैलरी का बात करूँ तो प्राइवेट में 15 से 25K पर मंथ दे देते हैं, और गवर्नमेंट में 25 से 32 इसके ऊपर अगर जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर और इंक्रीज होगा, ऐसा तो एक इनकम है। उसको अलग और एक है, मतलब इतना काम सीखो कि कोई सर्जन का आँख में आ जाओ कि हाँ एक बंदा है, इसको सब आता है। क्योंकि एक सर्जन क्या करते हैं, मतलब कुछ सर्जन होते हैं जो एक हॉस्पिटल में रहते हैं, 1-2 दिन एक हॉस्पिटल में दिया, बाकी हफ्ते का और 2 दिन और एक हॉस्पिटल में, और 1-2 दिन और एक हॉस्पिटल में। ओटी तो वो मान लो कोई ऑर्थो सर्जन है कि जनरल सर्जरी का सर्जन है, तो केस तो सेम ही लगभग सर्जरी रहता है। तो उसमें वो अलग अलग जगह पे जाता है, जब अलग अलग टेक्नीशियन से मिलता है। हाँ। हर जगह पे अगर टेक्नीशियन का जो भी लोग हैं, फार्मासिस्ट भाई जो काम करते हैं ओटी टेक्नोलॉजी का, जो उन लोगों का शिफ्टिंग भी चेंज होता है, तो कम्युनिकेशन भी चेंजेस होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। तो अगर तुमको बेस्ट सर्जन का बेस्ट पड़े ये होना, एक बार तुम अगर कोई सर्जन तुमको प्रेफर कर लेगा, तो वो तुमको क्या करेगा, करता है कि हर जगह पे उसी टेक्नीशियन को लेके जाएंगे कि तुम मेरे ओटी में तुम रहना।
क्योंकि तुमको तुमको सब आता है, तुम्हें पेशेंट सर्जन रूम से आते आते तुम पेशेंट को पूरा उसका प्री एनेस्थीसिया चेकलिस्ट करके उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है सब रेडी होके साइड मार्किंग करके पेशेंट कॉन्फर्मेशन करके बेड में पूरा पोजीशनिंग करके मेडिसिन वेडिसिन चेक करके रेडी, सर्जन आएगा सर्जरी करेगा, तुमको पूरा एड्रेनालिन रेड्रेनालिन सब डाल दिया जो भी है। तो ये जो ना मतलब उससे क्या होता है ना एक्स्ट्रा इनकम एक होता है कि क्योंकि तुम जितना सर्जन के साथ जाओगे वो तुमको एक पैसा तो एक पर रोटी का कि पर डे का एक देगा, तो इधर से तुमको गवर्नमेंट मतलब तुम्हारे एक मिल रहा है सैलरी, परमानेंट उधर जॉब जो- से तो आ रहे हैं एक्स्ट्रा केसेस को बचा, एक ऐसा हाँ। तुम कर सकते हो। क्योंकि जो जो सर्जन्स अलग अलग हॉस्पिटल में प्राइवेट में जाके अगर थोड़ा वो बहुत उसके केसेस लिए करते तुमको हैं, और मतलब खुद को ये करना पड़ेगा हाँ, इंटरेक्ट करना पड़ेगा फिर हाँ, यस। कि मेरे तुमको सीखना पड़ेगा क्योंकि वो तुमको ले जाए, क्योंकि वो तुमको पैसा देगा ऑब्वियसली तुमसे काम करवा वही वही एक्सपीरियंस देख के उस हिसाब से। तो इस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक जगह से साथ साथ तुम और भी, और इससे क्या होगा ना उधर तुमको करने के लिए और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तुमको तुम्हारा हाथ और एक्सपर्ट हो जाएगा, नॉलेज गेन होगा, तुम और सीख पाओगे, अल्टीमेट नॉलेज गेन होगा जी तुम्हारा, इसलिए अपॉर्चुनिटी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कि सबको मेरा एक ही सलाह है, तुम मेडिकल फील्ड में जब भी आ रहे हो एक कोर्स तुम कर रहे हो वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा मतलब हाँ मैं कर रहा हूँ एक बेस है, पर इधर ना तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे हमारा 5th सेमेस्टर में था आईसीयू, आईसीयू में मैं 5 महीने गया, उधर जाके मैं मुझे इतना इंटरेस्ट आया, उधर इतना सीखने को मिलता था क्योंकि ओटी में मैन पावर बहुत ज्यादा है, एनेस्थेसिस्ट रहते हैं सर्जन और बहुत क्विक होता है, पर आईसीयू में क्या है ना पेशेंट बहुत दिन से रहता है उधर, तो हर दिन का उसका जैसे एबीजी करना है, जैसे एबीजी मतलब ब्लड लेकर उसका सैंपल कलेक्शन करके गैस का वो सब चेक करना सब आरटीएल ब्लड गैस का कितना क्या अमाउंट वो पता करना है, फिर उसके उधर प्रोसीड्यूर बहुत ज्यादा होता है, हर दिन कैसे क्या मॉनिटर हो रहा है सब कुछ के सब बीट टू बीट मॉनिटर होता है उधर, और उसमें प्रोसीड्यूर बहुत, किसी का फीमोरल लाइन डाल रहा है मतलब किसी का डायलिसिस लाइन हो रहा है, किसी का लीवर डैमेज हो गया उसका एसिडिक फ्लूइड में पेट में पानी जम गया एसिडिक फ्लूइड टैपिंग हो रहा है, किसी का प्लूरल फ्लूइड टैपिंग हो रहा है, किसी का ट्रैक्यूस्टोमी हो रहा है, किसी का इंटूबेशन बहुत दिन रहा फिर उधर इन्फेक्शन हो गया गले में, फिर उसको ट्रैक्यूस्टोमी इधर काट के जो नाली डालते हैं ट्रैक्यूस्टोमी हो रहा है, तो इधर सीखने को बहुत मिला। तो मैंने उधर क्या किया मतलब फिर गर्मी का छुट्टी भी मेरा गिर गया था उसी टाइम जून में, एक एक 45 डेज का। अच्छा तो मैंने क्या किया मतलब 30 डेज घर नहीं गया, बोला नहीं इधर तो मैं सुबह का ड्यूटी करता हूँ शाम में आके रूम में पढ़ाई करता हूँ, मेरा मेन चीज़ है कि इंटरेस्ट बहुत था मेडिकल फील्ड में बचपन से था, तो मैं इतना अच्छा लगा जब फर्स्ट दिन मेडिकल कॉलेज में पैर रखा, उसका एक भाई मैं पढ़ूंगा बहुत कुछ पढ़ूंगा, इतने 2 साल मैंने पूरा फ्लक्चुएट होकर पूरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अभी जो भी है ऊपर वाले की कृपा से आया हूँ, मेरा एक पसंदीदा मतलब फील्ड, मैं सीखूंगा जो भी जिधर मौका मिले, वो नर्सिंग का काम हो, टेक्नीशियन का काम हो, कोई जो बैंडेज वगैरह करता है ड्रेसिंग करता है उसका एमबीबीएस काम वालों हो, के काम हो जो भी हो मेडिकल रिलेटेड मैं कुछ भी काम हो, सीखूंगा। हाँ तो मैंने क्या किया उस टाइम आईसीयू में जब ऐसा ऐसा पेशेंट देखता था, और कुछ 1.5-2 साल में मैं उधर मैं इधर जो प्ले ग्राउंड भी है इधर अच्छा है, तो उधर खेलने जाते जाते कुछ सर्जन से मुलाकात हुए, उन लोगों से फिर अच्छा थोड़ा बॉन्डिंग हुए, फिर उन लोगों से बात करके सर मुझको ये थोड़ा सुचरिंग सीखना है, थोड़ा स्क्रब करना सीखना है, ड्रेसिंग करना सीखना है, क्योंकि वो तुमको तो ये थोड़ी मैं ना एक छोड़ चीज देगा। नोटिस किया फुटबॉल फील्ड में बहुत सारे कम्युनिकेशन बॉन्डिंग बन जाते हैं, हाँ यही खेलो, लगा। ऑब्वियसली खेलो, कॉलेज में जाओ जिधर भी जाओ खेलो, क्यों और क्यों खेलने से क्या होता है ना उधर, कम्युनिकेशन हाँ होता तुम्हारा है। मूड भी अच्छा रहेगा और कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। तो जितना हो सके अपॉर्चुनिटी तुमको मिल रहा है छोड़ो नहीं, हाँ कोई गाइडेंस नहीं इधर तुम्हें नहीं देगा, तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम आ चुके हो, मतलब अभी सीखो जितना हो सके, जिधर हो सके आईसीयू का काम सीखो, ऐसे डायलिसिस टेक्नीशियन का काम सीखो, क्योंकि डायलिसिस टेक्नीशियन का अलग कोर्स है पैरामेडिकल के अंदर, ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स होता है, ईसीजी का काम सीखो, तुम जितना सीख लोगे ना इसका करने के बाद तुम जिधर भी जाओगे तुमको कितना कितना फील्ड में जा सकते हैं। एक सर मैं बोलता हूँ जैसे ओटी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन के अंदर आपका आएगा सर्जिकल असिस्टेंट साइड, एनास्थेसिया असिस्टेंट साइड, फिर आएगा आपका वार्ड टेक्नीशियन, वार्ड का काम सीख लोगे तो वार्ड टेक्नीशियन किसका वार्ड वार्ड मतलब टेक्नीशियन जनरल वार्ड मेडिसिन ओ वार्ड में हाँ अच्छा अच्छा वार्ड अच्छा टेक्नीशियन, फिर आईसीयू टेक्नीशियन, फिर तुम इमरजेंसी में, जैसे मैं उधर उस टाइम गर्मी की छुट्टी था, ड्यूटीज का उतना प्रेशर नहीं था, तो सुबह से एकदम आईसीयू में रहता था, आईसीयू में प्रोसीड्योर खत्म हो जाता था, शहर लोग 10 साढ़े 10 तक जो जो ट्रेकोस्टोमी हो इंट्यूबेशन हो किसी का डायलिसिस हो कुछ भी हो वो खत्म हो जाता था,
फिर मैं उधर प्रोसीड्योर खत्म, मैं नहा सो के मैं आता था इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी में रात के टाइम पेशेंट मतलब मैन पावर कम होता है, क्योंकि इंटर्न जो भी हो, नर्सिंग का स्टूडेंट्स हो, जो सुबह के टाइम उन लोग का ड्यूटी रहता था एज ए शेड्यूल, उस टाइम नहीं है, तो मैं उस टाइम उन लोगों का काम भी करता था। नर्सिंग का वैसे उधर काम सीखा मैंने कि एक पेशेंट आया, उसको पूरा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं मुझको आता है। फिर जैसे एक आईसीयू टेक्नीशियन, मेरे को आईसीयू में काम करता हूँ, उधर जब सीखा सब कुछ सीखा, और उधर मेरे को सब लोग पसंद करते थे, क्योंकि मेरे को मतलब एक मौका मिल गया था कि लाइफ में मैं मेडिकल फील्ड में बचपन से आना चाहता था, मेरे को मौका मिल गया, और मैं हर जगह खुद से सीखता था। मतलब कोई मेरे को मुझे कोई लेके लेके बोले कि जा इमरजेंसी जा, आईसीयू जा, उस टाइम उधर नहीं, मैं खुद जाऊंगा, खुद सीखूंगा। रहता था पहले देखना है, क्योंकि ऐसे तो मतलब और कुछ नहीं है, इंसान है कि कुछ कोई मतलब कुछ गलती कर दिए कि और एक बार उसको खोल के लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार हो गया मतलब हो गया, उसका लाइफ टाइम वो पेशेंट का कुछ मतलब खत्म हो गया, तो वो तुमको इसलिए पहले देखो, देखता हूँ, फिर उसको रियलाइज करो क्या क्या कर रहा है, एक छोटा छोटा स्टेप को लिखो। और मैं हर एक मतलब जो भी इस कोर्स में आओगे या फिर मेडिकल फील्ड में जिस कोर्स में जाओ, एक मतलब नोटबुक और पेन लेके जाना। एक छोटा सा चीज, जैसे किसी का वेनफ्रॉन डालेगा, पहले स्टेराइल जो स्टेरिलियम है जो हैंड वॉश, फिर गॉज पीस, फिर वो जो आईवी लाइन, फिर क्या और ट्रोनिकेट जो बांधता है, और क्या लग सकता है, रेडी करो। पहले क्या किया, पहले उसको लिया, फिर कैसे करता है, सर्कुलर मोशन में करता है, इनर से आउटर करता है, एक छोटे छोटे पॉइंट को तुमको लिखना है। पॉइंट वाइज नोट डाउन करेंगे हाँ, तो बहुत ही अच्छे से। क्योंकि एक बार तुम दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, कोई भी ऑपरेशन का केस हो, किसी का भी प्रोसीड्योर हो, ट्रैकोस्टोमी हो, भेंटफ्लोन हो, एसेटिक फ्लूइड टैपिंग हो, प्रोसीड्यूर प्रोसीड्योर सेम। सेम। किधर ऐसा करता है, किधर पहले काट के फिर, ऐसा नहीं, सब जगह एक स्टेप होता है, उस स्टेप को तुमको आना चाहिए। उसको पहले देखो, लिखो खुद से आके। अभी यूट्यूब में तो सब कुछ अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, किताब है, रिसर्च करना है, रिसर्च करो कैसे हो रहा है, कौन सा एंगल में डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, किसी का भेन नहीं मिल रहा है, उसका क्या कर रहा है, किसी का पानी कम पिया, ये हो गया थोड़ा फाइब्रोड मतलब हार्ड हो गया भेन और नहीं मिल रहा है, उसको क्या कर, सब कुछ देखो, फिर जाके तुम बोलो कि मेरे को दो। तुम जब उसे पूछे, तुम्हारा काम देख के उन लोग पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदा को आता है। कॉन्फिडेंस है क्या, नहीं हाँ, करवाएंगे कि नहीं। ये तो तुम स्टेप जब फॉलो करोगे ना, वो बोलेगा भाई ये तो इसको तो आता है। गलती हो सकता है, गलती से ही सीखोगे। उधर तुम किसी का गाइड, और वो बोलना कि दीदी या फिर सर, मैं पहले फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझको सीखना है, आप थोड़ा गलती होगा तो बोल दीजिए। पोलाइट रहो, हम्बल रहो, डेडिकेटेड रहो। जिधर मौका मिल रहा है, इमरजेंसी, आईसीयू में, मेरे को थर्ड ईयर में 3 साल हो गया, मेरे को जिधर मौका मिला मैं सब जगह सीखा हूँ। तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो होगा तुम्हारा, हमारा ना इस कोर्स में टेक्नोलॉजी जो भी टेक्निकल कोर्स है, हाथ सोना है पूरा। हाथ जितना पकाओगे, सोना बनाओगे, यही तुमको रोटी देगा तुमको बाद में जाके। जितना हो सके नॉलेज गेन करो, जितना हो सके सीखो। कोई भी काम छोटा, एक ड्रेसिंग है बस, उसको बिटाडिन लगा के ये करना, कट गया है, वो भी तुम सीखो, क्योंकि तुम जब फर्स्ट टाइम करोगे ना, हाथ एक होगा, बिटाडिन कट पे देता है क्या, साइड में देता है, अगर दे दिया पेशेंट चिल्ला रहा है, कॉन्फ्यूजन। तुमको बस सब जगह पे सीखो। इससे क्या होगा, सेल्फ नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारा हाथ बहुत ये रहेगा, एकदम सुपर हो जाएगा। और एक चीज है, इसके बाद तुम जो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में चले जाओ, कोई भी वैकेंसी हो ना, तुमको मौका मिल जाएगा। उधर अगर मान लो तुम गए, ओटी टेक्नीशियन का जॉब वैकेंसी है, तुम गए उधर, मान लो 5 वैकेंसी है, 30 स्टूडेंट ही चला गया, 5 तो हो गया। तुम उधर जाके जब इंटरव्यू पूछेगा, तुमको बोलना मेरे को आईसीयू का काम आता है, मेरे को इसका काम आता है, वार्ड का काम आता है, मेरे को इमरजेंसी में काम आता है, मेरे को कार्डियोलॉजी में परफ्यूजन टेक्नीशियन का काम आता है, डायलिसिस का काम आता है। तो कोई ना कोई तो वैकेंसी तो रहेगा तुम्हारे लिए, कभी तुम रुकोगे नहीं, कभी किसी काम जगह अगर आएगा तो अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन। हाँ, तो इसलिए पहले खुद सीखो, सीखते जाओ, अपॉर्चुनिटी बहुत आएगा, बहुत। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अभी के दिन में इस बार नीट में 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दिए, 14 लाख के आसपास पास किया, बहुत सारा स्टूडेंट, सीट तो ओनली 60,000 गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, और पेरेंट्स का मैक्सिमम स्टूडेंट का एक ही टारगेट रहता है गवर्नमेंट में एमबीबीएस सीट, जिसका मिलने का चांस बहुत ही टफ होता है। नहीं मिलता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार मैक्सिमम टाइम्स, एमबीबीएस के अलावा कुछ करेगा ही नहीं,
उसके बाद टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। तो आपका यहाँ पे क्या लगता है, एमबीबीएस के ऊपर इतना फोकस देना चाहिए या 1-2 साल ट्राई, कितना टाइम ड्रॉप देना चाहिए और किसके बाद जॉइन करना चाहिए, जॉइन कर लेना चाहिए, स्टेप का क्या करना चाहिए? ये जैसे पर्सनल ओपिनियन है इसका। जैसे मैं पहले बोला ना, खुद का सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस। देखो तू, हमें मतलब कुछ तुम्हारा जैसे ख्याल था कि हाँ मेरे वहाँ को पे मेडिकल फील्ड में मेडिकल आना फील्ड में था, जाना, उस टाइम एमबीबीएस में तो होना सब, था, नहीं हुआ तो हाँ सबका तो टारगेट रहता है वहाँ पे। तो एक यहाँ पे आने के बाद वो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा रहा, बहुत वही मैं बहुत जानना चाहता हूँ बहुत। कि अपसेट हो कि नहीं मुझे नहीं नहीं ये, नहीं वही मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट अपसेट हो जाते हैं ना, मुझे एमबीबीएस में नहीं मिला मतलब। और क्या करूँ, फिर 4 साल चला गया, वो दोस्त तो उधर कर लिया, उसका भी जॉब मिल गया, मैं तो बैठा हूँ। हाँ ऐसा थॉट्स आता है। मेरा बहुत सारा दोस्त है, उन लोग मेरे से बात करता है। मैं बोलता हूँ देखो भाई, लाइफ में हाँ, जो तुम चाहे वो नहीं हम्म, हुआ, तुम ट्राई किए, हो ही सकता है हम्म, भगवान और तुम्हारे लिए और कुछ अच्छा मतलब हाँ जगह रखा होगा, है ना। तुम ट्राई किए, नहीं हुआ, ठीक है, मैं भी, अपसेट मत हाँ हो। ये चीज मैं देखा हूँ, जैसे कि मुझको भी एमबीबीएस नहीं मिला, उसके बाद मैं बीडीएस में देखा हूँ जो लोग, जो चीज पाने में बहुत मुश्किल हो रहा है उस हिसाब से जो चीज इजीली मिल जा रहा है उस फील्ड में जाके वो उसका वहाँ पे अच्छा करने के चांस और भी इंक्रीज हो जाएगा ना। ये वाला हाँ मैं एक चीज फिगर आउट मुझे जो लगता है पर्सनली, क्योंकि जिन लोगों को बीडीएस इजीली मिल जा रहा है वहाँ पे एक आईक्यू फैक्टर भी तो आएगा ना। और जो टॉप से एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस इजीली मिल गया, तो वहाँ पे बीडीएस फील्ड में आके तो वो उतना अच्छा करेगा। हम्म इस कोर्स में भी सेम वो वाला चीज मैं ये किया हूँ। और हाँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, क्या क्या कुछ सेक्रीफाइस क्या बाकी बैचमेट से, कुछ कुछ एक्सेप्शनल चीज क्या, जैसे कि तुमने बोलो हॉलीडे के टाइम घर में नहीं देखा, फिर एसटी पर में देखा, क्या क्या चीज थोड़ा अलग किया जिसकी वजह से, जिससे मेरे को हार्शली तो क्या क्या चीज थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अच्छे से ये करने के लिए? पहले एक होता है ना कि जुनून, एक प्यार होता है किसी चीज के लिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, मतलब हर तरह की एफर्ट कर देते हैं उसके लिए, डेडिकेटेड रहते हैं। कोई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी चीज हो, तो मेनली सेक्रीफाइस ऐसा मैं नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा सीखना था। जैसे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम्म, कुछ भी चीज तुम सीखो, जिससे तुम प्यार करो, उस चीज को तुमको मतलब हासिल मैं नहीं बोलूंगा, मतलब उस तुमको तुम जानना है, जिसको तुम पसंद करते हो, हाँ, उसके लिए ऑटोमेटिक आ जाता है कि मैं करूंगा। बहुत दिन गया ऐसे, मैं दोपहर में लंच नहीं कर पाया, क्योंकि एक के बाद एक केस आ रहा है हम्म, ना। मैं मतलब बोला कि नहीं, मैं रहूंगा, मैं देखूंगा क्या होता है। वो खुद भूख कहाँ से चला गया। फिर जैसे रात में, जैसे आईसीयू में जब ड्यूटी करता था, उस टाइम मेरा सुबह से आईसीयू में बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि उधर ओटी में जैसे सुबह से दोपहर तक पेशेंट लोड ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद दोपहर के बाद थोड़ा कम होता रहता है, क्योंकि सर्जन भी और चले जाते हैं, या फिर जो भी केस खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी। आईसीयू में ना पेशेंट रहता ही है। हम्म, तो उधर जब था मेरा बहुत कुछ, जैसे बोलूँ तो नींद, दिन का 2 घंटा 3 घंटा से पूरा 1 महीना 1.5 महीना किया। 2-3 घंटा मतलब उधर, कभी कभी वो 2-3 घंटा, मतलब ऐसा नहीं 2-3 घंटा किया, फिर अगला दिन सुबह थोड़ा बहुत टाइम मिला, 1-1.5 घंटा सो लिया, फिर आधा घंटा मिला, सो लिया। पर मतलब वो अंदर से आ रहा था कि मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है। और एक चीज है, तुम जितना डेडिकेटेड रहोगे ना, जैसे उतना प्यार मिलता है तुमको। तुम जिसको जितना प्यार करोगे, जो चीज को जितना उसके लिए तुम करोगे, वो भी तुमको तो रिटर्न में तो प्यार ही देता है ना। तो एक हाँ, खुद का इंटरेस्ट के लिए मैं किया, सीखने के लिए मुझे अच्छा लगता था। हम्म, और जो जो सर्जन से, जो जो आईसीयू के जो जो मतलब डॉक्टर्स थे, जो सर सर लोग, मैडम लोग, वो भी मुझको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बोलते थे कि एक बंदा है कि उसका वो आता है, सीखने का। सीखने के लिए आता है। अलग से मेरे को बात करता था, मेरे को आगे बोलता था, चाहिए तू बोल तो कैसे होगा, अच्छा तू बोले क्या क्या होगा। फिर वो लोग ही अपॉर्चुनिटी देता है कि बोलते हैं, हम्म, वो भी मेरे को जैसे एक बार फर्स्ट चेक करेंगे, चेक करके अगर देखेंगे अगर ठीक ठाक हो हाँ, रहे हैं तो वो लोग ही तुम अपॉर्चुनिटी डेडिकेटेड देंगे। रहोगे तो ऑब्वियसली तुमको पसंद करेगा ही नहीं हाँ कि हाँ, हाँ, एक इसको सीखने का एक जुनून है। वो बस वो जब आ जाएगा ना अंदर कि मेरे को सीखना है, तो वो भी जो भी सेक्रीफाइस का बात, जो जो टर्म लो, जो भी डेडिकेशन लो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। करके वो कर रहा हूँ ऐसा नहीं आएगा। तब हो गया, हो गया, हो गया, नहीं खाना मिला, मर तो हम्म, नहीं जाऊंगा हम्म, ऐसे।
अच्छा, उसके बाद हम लोग और एक टॉपिक में आते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कैसा क्या रहता है, जैसे कि एकेडमिक स्ट्रक्चर रहता है, हॉस्टल फीस रहता है, उसके अलावा जैसे हम लोग को डेंटिस्ट में बहुत सारे डेंटल मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बुक्स टुक्स खरीदना पड़ता है। आप लोग के उतना कैसे एक पार्टी अप्रोक्सीमेट उतना के एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं, इसके बारे में तो? हमारा जैसे एक्सपेंसेस उतना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का कुछ ओएल ओरिएंटेड, जैसे मैं बोला सेंट्रल ओरिएंटेड कोई कोड ए नहीं है ना, बोर्ड नहीं है, इसलिए हर जगह हर स्टेट का सिलेबस, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है। अलग। सेम है 40% किधर 60%, पर अलग है, इसलिए कोई पर्टिकुलर बुक भी नहीं है। तो हमारा मेनली खर्चा जो गया थोड़ा बहुत इधर उधर का, जैसे बुक खरीदने में गया। जैसे मेरा खुद का बात करूँ तो मुझको पढ़ने का बहुत शौक था मेडिकल फील्ड में, तो बहुत सारा मैं जो भी बुक्स खरीदा, एमबीबीएस लेवल का भी बुक्स खरीदा है, पैथोलॉजी का, फार्माकोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का सत्यनारायण, माइक्रो का फिर अपूर्वा शास्त्री, फिर फार्मा का शानबाग, पैथोलॉजी का रॉबिन स्कॉटन, ये सब खरीदा, क्योंकि मेरा जो दोस्त एमबीबीएस पढ़ रहा है उससे पूछा कि भाई कौन सा बुक खरीदूं, तो वो बोले देख तेरा सिलेबस भेज, वो बोला कि ये बुक अच्छा है। तो बोला कि देख तेरा तो बहुत कम सिलेबस है, पूरा बुक खरीद के क्या करेगा, तो मैं खरीदा पढ़ने के लिए। तो ऐसे बुक्स के पीछे थोड़ा जाएगा पैसा, अगर बुक्स का शौकीन हो गए तो बुक्स के पीछे थोड़ा जाएगा। फिर इंस्ट्रूमेंट का बात करूँ तो स्क्रब, जो ड्रेसेस है, 2-3 ड्रेस लगता है, क्योंकि हर दिन ड्यूटी होता है, फिर आके धोना, तो एक ड्रेस से तो नहीं होता। फिर आपका आता है जो छोटा छोटा किट, जैसे सुचरिंग सीखने के लिए किट मिलता है, वो कॉलेज से मतलब सुचरिंग का तो किट विट नहीं देते, वो खुद का इंटरेस्ट से तुम जब सीखने का मन करोगे, तुम्हारे जो सर्जन जो इसके साथ तुम्हारा अच्छा बॉन्डिंग है, बात करोगे क्या सीखना है, वो तुमको कुछ खरीदने बोल सकता है कि किट खरीद लो। किट के लिए कुछ गया मेरा, और ऐसे ही बस। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा। बाकी और मैं एक चीज लास्ट एक क्वेश्चन से ये करूंगा कि आपका जो जूनियर्स है, अब के जो आ रहे हैं नया नया बैच, तो उन लोगों के लिए लास्ट कुछ टिप्स देंगे, एडवाइस देंगे, कैसे करना है, कैसे क्या सीखना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, तो कुछ एडवाइस लास्ट इसका। बस एक एक बार ही बोल रहा हूँ, बस समरी करके बोलूँ तो लाइफ में अगर एक चीज़ नहीं हो रहा है तो ठीक है, हो सकता है कि बहुत कोशिश कर रहे हो, सैड हो, अपसेट होना, ये बहुत कॉमन बात है, होगा ही, ऐसा नहीं कि बस तुमको हो रहा है। जो जो जिसको वो सक्सेस नहीं मिला, जो 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 चाहते थे वो नहीं मिला, छोटा से लेके बड़ा तक सबको सैडनेस या अपसेट जो भी डिप्रेशन आता है, पर रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो सेम जैसा नहीं है, पर उस जगह पे तुमको पहुंचा सकता है, उस फील्ड में जिधर तुम एटलीस्ट काम करके तुमको पैसा भी मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। एंड ऑफ द डे सबको पीस चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, रहने के लिए घर मकान, पीस चाहिए, और जिधर तुम काम कर रहे हो ना उधर सेटिस्फेक्शन चाहिए। क्योंकि कोई कोई मतलब उसका मेडिकल, क्योंकि सिविल सर्विस में इंटरेस्ट था, वो इंजीनियरिंग चला गया, तो इंजीनियरिंग करते करते उसका वो मन नहीं, पैसा आ रहा है, बहुत पैसा है, पर वो मन नहीं आ रहा है जो सिविल सर्विस करके जिसको मिलता था। ऐसा भी बहुत लोग हैं, वो सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग छोड़ के यूपीएससी के लिए, कि सिविल सर्विस जो जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। तो मेनली वो एक फील्ड है, हर एक चीज का एक फील्ड होता है, ऐसा नहीं कि वो एक पार्टिकुलर पॉइंट है, ऐसा नहीं, एक फील्ड है। तुम उस फील्ड को समझो कि इधर नहीं हुआ तो मैं फील्ड में तो पहुंच सकता हूँ ना। तो डिप्रेशन मत होना, और जो जो उस ओरिएंटेड जो है उसके लिए देखो, उसी से पूछो, उसी से गाइडेंस लो, जो रिसेंटली अपडेटेडली वो उसका कोई स्टूडेंट्स को उधर भेजा है, या मतलब वो पढ़ाया है उसको कि रैंक क्लियर करवाया है किसी का, या फिर जो उस फील्ड में है, रिसेंट नौकरी मिला है उसको, ऐसा नहीं पिछले बहुत आज से 15-20 साल पहले मिल गया है, ऐसा नहीं, रिसेंट मिला है। उसको पूछो कि तुम क्या पढ़े थे, तुम्हारे टाइम में क्या सीखे थे उस टाइम। जैसे मेरा जो इतना सीखने का मन के पीछे एक मोटिवेशन था, मेरा खुद का एक इंटरेस्ट कि मेरे को पेशेंट को केयर करना है। और एक खुद का एक बात करूँ तो जैसे मेरा बचपन पे बस यही सपना था कि एक जैसे जो क्रिकेटर है, जब एक पूरा मैच चल रहा है, इंटरनेशनल वनडे के फाइनल हो, सेमीफाइनल, जो भी हो, मैच चल रहा है, तो वो एक मतलब छक्का लगाता है, उसके बाद जो पूरा गैलरी का जो शोर में जो वो फीलिंग्स है, हम लोग टीवी में बहुत भाई मतलब एक अलग एक्साइटमेंट है, पर एक्चुअल क्या है ना, वो सिर्फ वो जो किया है उसको ही पता है।
मेरा था कि जब एक सर्जन जब सर्जरी से बाहर निकल के कोई पेशेंट का घर वाले जो जब पेशेंट अंदर घुसता है तो भगवान मतलब ऊपर वाला को बहुत प्रे करता है कि ठीक हो जाए। जब आके जो ऊपर वाला है कि जो मुंह से जो जो मतलब सर्जन आके जो बात बोलता है कि हाँ पेशेंट इज नाउ गुड, वो जो घर वालों के जो एक्साइटमेंट है उसका जो फीलिंग्स जो है ना वो सिर्फ एक सर्जन को ही पता चलेगा, बाकी किसी को नहीं। तो मेरे को बस वो फीलिंग्स लेना था कि एक जब ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद जो बाहर आते हैं एक पेशेंट एक जो सर्जन, तो वो जब पूरा उसके फैमिली वाले जो उसको जितना मतलब अच्छा बोलता है जो भी करता है, तो उसका फीलिंग्स क्या होता है, मेरे को बस वो फीलिंग्स के लिए मैं यही मेरा था, बचपन का बोल रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को डॉक्टर बनना था, तो नीड नहीं हुआ, इसलिए मैं ब्यूटी की चूज किया। मैं बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेशन में रह सकता हूँ, एक असिस्ट कर सकता हूँ, अगर मेरा मतलब ऊपर वाले की कृपा हो और ज़्यादा मेरा मेहनत और करूँ तो हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा कुछ भी होगा तो सर्जन पास रहते हुए मेरे को कुछ ये कर सकते हैं कि अभी सुचरिंग जैसे थोड़ा बहुत दे देते हैं, कुछ नॉर्मल को होता तो कुछ बोल भी सकता है, तो अगर कर पाऊँ लाइफ में कभी पता नहीं, अगर होगा भी नहीं भी होगा, मेरा बस एक थॉट है सीखना है इसलिए। और जो भी है और जो मेन मैं बोलते बोलते आ गया, वो फील्ड में तुम जाओ और उससे पूछो जिसको वो पता है चीज, जो रिसेंट क्लियर करके मतलब फेस करके इधर आया है, ठीक है। और जब जा रहे हो ना बस लग जाओ, खाना तुम्हारा बस मोटिवेशन में, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि घर पे अपना पापा मम्मी को देखो, ठीक है, अगर पापा का कितना शौक होता है कि एक बाइक खरीदेगा, स्कूटी खरीदेगा, कि मम्मी को कोई शौक होता है कुछ खरीदेगा, कुछ गहना हो जो हो, बस हमारे मुंह को देख के कि नहीं मैं अगर ये खरीद लूंगा तो मेरा बेटा को जो उधर पढ़ेगा उसका फीस मैं टाइम में नहीं दे पाऊंगा, उसका दोस्त लोग दे देगा, तो ये मेरा बच्चा का कैसे बीतेगा कि मैं उसका बाप होते हुए नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं मम्मी होते हुए नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो पहले तो तुम्हारा इंटरेस्ट है, सेकेंडली ना तुम मम्मी मम्मा को मतलब पापा मम्मी को रोज देखो, रोज उसका देखो कि उन लोग कितना तुमको प्यार करके इधर भेजा है, उन लोगों को उदास मत करो यार, सीखो जिधर मन लगे, जिधर मौका मिले एप्रोन पहनो, रात का 2 बजे नींद नहीं आ रहा है, चलो एप्रोन पहन के निकल जाओ इमरजेंसी, उधर जाओ, पेशेंट आ रहा है, कोई को रोकने नहीं वाला, कोई पूछेगा क्यों आए हो, सर सीखने आया हूँ, ऐसा नहीं तुम जाके हाँ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर दो, मत करो भाई, लेकिन एक्सेस है, हम लोग आईडी कार्ड है, हाँ आईडी कार्ड है, हम लोग को सीखना है, 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन देखो सीखो, खुद उसको उसको लेकर रिसर्च करो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, यूट्यूब है, गूगल है, तुम अपना एक अपना और ले लो, मतलब उसको क्या बोलूं, मतलब इंटेक करो, फिर जाके एक दिन बोलो कि मेरे को बस आता है, बस प्रैक्टिकल करना, थ्योरी मेरे को आता है, वो पूछ भी सकता है कि अगर बोलो तो एबीजी क्लियर कर सकते हो, क्यों ऐसे स्टेराइल क्यों दोगे, अनस्टेराइल क्यों नहीं, कुछ भी ऐसे नॉर्मल, तो वो भी तुमको एक ट्रस्ट करना चाहिए था ना, चाहिए ना, मान लो स्टाफ है उसके अंडर वो पेशेंट है, पेशेंट कुछ हो गया, डॉक्टर आके वो जो किया उसको नहीं भूलेगा, बोलेगा ये किसका पेशेंट है ना, तो वो भी तुमको छोड़ेगा, उसको भी तो तुम भरोसा दिलाओ, नहीं क्यों छोड़ेगा तुमको, बस वही करो और मन लगा के सीखो, लाइफ में रुकना नहीं है, सीखने का कोई एंडिंग नहीं है, जितना हो सके जिधर मौका मिल रहा है बस डूब जाओ, इस जिस भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी सिविल सर्विस हो, जो भी हो, बस डूब जाओ, जिधर जो बेस्ट अपना दे सकते हो, खुद के साथ खुद को लड़ाई करो, बेस्ट दो, और रोकना मत, कभी डिप्रेशन भी आता है पढ़ते पढ़ते, इतना प्रेशर, वो तो मैं जब सबसे ज्यादा डिप्रेशन आता है जब सेम बैच में नौकरी मिल गया है, तुमको नहीं मिला है, वो तुम वो कोई कोर्स के बारे में सोचे थे, वो ज्वाइन कर ले, तुम नहीं किए, फिर वो उसको सक्सेस मिल गया, मतलब स्ट्रेस आता है, तुमको नहीं मिला भाई, अगर कर लेता मेरा भी हो जाता है ऐसे, टाइम है भाई, बहुत टाइम है, 1 2 साल आगे बहुत हो ही फील्ड सकता है, है, बहुत फील्ड है, रोकना नहीं है, करते जाओ, सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू स्नेसिस। और लास्ट में कुछ बातें, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे एक पर्टिकुलर कोर्स में गाइड करने वाला उस टाइप का होता नहीं है, कुछ लैक ऑफ आइडिया उतना पेरेंट्स को हम लोग को नहीं होता है, आसपास का टीचर्स को उस टाइप का नहीं होता है स्कूल से डिस्कस करने के लिए, तो अगर आप बीडीएस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, स्नेसिस से अगर बात करना चाहते हैं पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में एवरीथिंग अगर जानना चाहते हैं तो कंसल्टेशन स्लॉट के बारे में
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अच्छे से चेक कीजिए, वहाँ पे सब कुछ डाटा मिल जाएगा। नॉमिनल चार्जेस में बुक करके आराम से वीडियो कॉल में फैमिली के साथ या गूगल मीट में आके हम लोग ये सब दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग के टाइम में गाइड करने वाला थे नहीं, हम लोग ये वाला चीज़ फील किया है। लेकिन ये वाला वीडियो यूट्यूब में परमानेंटली रहेगा, कैसे क्या एग्जाम्स होता है, कौन सा वेबसाइट चेक करना है, किस टाइम में फॉर्म आता है, सब कुछ बारे में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन बहुत ही नॉमिनल मिनिमम चार्जेस में। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स थोड़ा चेक कीजिए। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा कुछ क्वेरी हो इस सब के बारे में कंसल्टेशन बुक करके आराम से वीडियो कॉल में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जानना चाहते हो कुछ डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू स्नेहाशीष पॉडकास्ट में आने के लिए। तो इसके अलावा भी पॉडकास्ट मेरे चैनल के अंदर जो है पॉडकास्ट का वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज जो है मेरे एक एमबीबीएस दोस्त के साथ एमबीबीएस कोर्स के बारे में, बीडीएस कोर्स के बाद तो मैं हर दिन बोलता रहता हूँ कैसे क्या है नहीं है, पैरामेडिकल कोर्स के बारे में स्नेह के साथ हुआ, वेरियस पॉडकास्ट, वेरियस नए नए चीज़ आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के अंदर से नए नए चीज़ डिस्कवर कीजिए। और कुछ भी कोई कमेंट बॉक्स में थोड़ा देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, बहुत सारा चीज़ नया नया देखने को सीखने को मिलेगा। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।